आज का जो हमारा क्वेश्चन है अकाउंटिंग फॉर लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम 21-10 अगेन ये भी एक हमारे लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इसमें प्योरली लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। जॉर्ज कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ चेक इन कैसिक विद एन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 12 years। अब इकोनॉमिक लाइफ इसकी कितना है जी? 12 years। and leases it to National Airlines for a period of 10 years। और जो उसने लीज टर्म्स के लिए दिया है वो कितना है? 10 years। The normal selling price of equipment is 278072। normal selling price ये, and its ungranted residual value at the end of the lease term is estimated to be 20,000। और याद रहे कि ये क्या है? ungranted residual value। National will pay annual payments of 40,000 at the beginning of each year and all maintenance, insurance and taxes। यानी जो उसके पास एग्जीक्यूटिव कास्ट है वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना खुद पे करता है। उसके बाद चार्ज इनकर्ड कास्ट ऑफ 180,000। चार्ज बेसिकली क्या है? लेसर है, तो उसने जो कास्ट इनकर्ड की 180,000 फॉर मैन्युफैक्चरिंग to equipment and 4,000 in negotiating and closing the lease। George has determined that the collectibility of the lease payment is reasonably predictable and that is no additional cost will be incurred uh, and that the implicit rate is 10%। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास जो implicit rate है, क्योंकि सिर्फ लेसर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है तो वो 10% है। First of all, discuss the nature of this lease in relation to the lessor and compute the amount of each of the following items: lease receivable, sales price, and cost of sales। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेचर ऑफ लीज है, अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट ऑफ लेसर, तो वो उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा। ग्रुप 1 क्राइटेरिया, जिसमें नंबर 1 इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट चले, वो बाद में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बारगेन परचेज ऑप्शन अगेन ये भी नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ टेस्ट, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 75% अगर हमने इसे कैपिटलाइज करना है इन फाइनेंस लीज। तो यहाँ पर उसकी जो टोटल लाइफ है वो 12 years है और जो लीज टर्म है वो 10 years है। 10/12 करते हैं, हम परसेंटेज में देख लेते हैं कि ये हमारे पास कितना परसेंटेज में इसकी लाइफ को यूटिलाइज करने के लिए लीज पे दिया जा रहा है इस एसेट को। एटी 83%। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये क्राइटेरिया करेक्ट है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स को कैसे कंपेयर करना होता है फेयर वैल्यू से, तो दूसरे लफ्जों में हम इसको कह देते हैं रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट। रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे नौबत नहीं है इसको कैलकुलेट करने की, क्राइटेरिया को चेक करने की। एनी हो, इसमें से कोई एक नया क्राइटेरिया करेक्ट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो ये हो गया। उसके बाद है ग्रुप 2 क्राइटेरिया। ग्रुप 2 में लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। नंबर 1, ये हमारे पास के जो कलेक्टिबिलिटी ऑफ लीज पेमेंट है ये रीजनेबली प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। कलेक्टिबिलिटी of lease payments ओके। उसके बाद नो एडिशनल कास्ट,
ये भी हमारे पास, या नो अनसर्टेनिटीज जिसे हम कहते हैं नॉर्मली क्वेश्चंस में, नो एडिशनल कास्ट रिक्वायर्ड टू लेसर, ये भी होगी। तो इन तमाम क्राइटेरियाज को सामने रखते हुए हम इस लीज को क्या कंसीडर करेंगे, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज। फिर उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कि ये हमारे पास सेल्स टाइप लीज है या हमारे पास डायरेक्ट फाइनेंस लीज है। पहला हमारा मेन जो कंसर्न है वो ये है, ये चेक करना है कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो यहाँ पर हमारा जो डिसीजन हुआ वो क्या है, फाइनेंस लीज। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट ए के साथ जो A1 है, डिस्कशन हो गई हमारे पास। उसके बाद 1 पे लिखा हुआ है जी लीज रिसीवेबल। ठीक है जी, तो लीज रिसीवेबल के लिए हमने पहले भी इसको वर्कआउट किया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा अगेन रिव्यू करा देता हूँ वो चीज़ जो लीज रिसीवेबल में हमने लिखना होती है। यहाँ पे आप देखें, हमने ये लास्ट टाइम भी ये डिस्कशन की थी सारी। ये देखें कि जितना भी हमारे पास जो लीज की पेमेंट्स हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, यानी जो लीज रिसीवेबल है, उसके साथ हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू अगर ऐड कर दे तो हमारे पास लीज रिसीवेबल बन जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, यानी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रिसीवेबल, ये वही लीज रिसीवेबल्स होंगी जो लेसी की तरफ से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स होंगी, उसकी तरफ से पेमेंट्स होगी और इसकी तरफ से रिसीवेबल्स हो जाएंगी। ठीक है, और उसमें फर्दर हम फिर प्लस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, चाहे वो ग्रंटेड है चाहे वो अनग्रंटेड। ठीक है, अब देखें हमारे पास उन्होंने ये बता दिया है कि जो लीज की पेमेंट्स है वो क्या है, 40,000 है। ये अगर आप देखें एट बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, यानी एन्युटी ड्यू होगा, और इन जो इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। इसका मतलब क्या है कि जो लेसर है वो लेसी को 40,000 की पेमेंट का कह रहा है एनुअल रेंटल पेमेंट्स, और ये उसने कैसे कैलकुलेट की, विद इम्प्लिसिट रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। 1 माइनस 1.10, और लीज टर्म भी 10 ईयर्स है, ये 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.10। फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.759, 6.759 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रिसीवेबल्स, यानी वो अमाउंट जो हमें रिकवर करनी है थ्रू लीज। $270,361। ठीक है जी, राउंडेड वैल्यू। उसके बाद जो रेजिडुअल वैल्यू है वो अनगारंटेड है, लेकिन अमाउंट उसकी कितना है, 20,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू सिंपल, क्योंकि वन टाइम है ये, एट द एंड ऑफ 10th ईयर, दिस इज 7,711 राउंडेड। प्लस करते हैं जिसमें 270
एंड 361 प्लस 2, तो आंसर आ जाता है हमारा 278 एंड 072. This becomes lease receivable. राइट जी, तो ये हमारे पास बन गया A1 के हिसाब से। उसके बाद है सेल्स प्राइस। अच्छा, अब सेल्स प्राइस को आपने ज़रा देखना है यहाँ पे कि जो हमारे पास लीज रिसीवेबल्स आए हैं, ठीक है, और वो है 278,072। लेकिन जो सेल प्राइस है हमारी, वो क्या होगी कि इसमें से जो हमारे पास लीज रिसीवेबल्स आए हैं, इसको हम कह लें इनिशियल प्रेजेंट वैल्यूज, ये सारे इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें से माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिजुअल वैल्यू। ओके जी, इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू जो हमने ये कैलकुलेट की माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिजुअल वैल्यू, तो फिर ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, वो होगी सेल्स प्राइस की। 278,072 माइनस 7711। अगेन हमारे पास आंसर आएगा, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 270,361। अब इस ये पॉइंट ज़रा फोकस करने का तो आपको ज़रा ध्यान में रखना है। आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लें, बात हमने जो ऊपर रिसीवेबल में लिखी है कैलकुलेशन में वही है, ठीक है। और अदरवाइज आप इसे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि जब अनग्रांटेड रेजिजुअल वैल्यू हो, व्हेन अनग्रांटेड रेजिजुअल वैल्यू दी गई हो, तो फिर हमारे पास जो सेल प्राइस होगी वो कौन सी होगी, ओनली जो हमारे पास मिनिमम जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, या जिसे हम लीज रिसीवेबल कह रहे हैं, मिनिमम पेमेंट ऑफ लीज रिसीवेबल्स, यानी 270,361। यानी आपके सामने जब ये कैलकुलेशन हो चुकी होगी, आप देख सकते हैं कि अगर तो ये यहाँ पर अनग्रांटेड रेजिजुअल वैल्यू है, ठीक है, तो फिर आपके पास जो सेल प्राइस होगी वो सिर्फ ये होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास ग्रांटेड रेजिजुअल वैल्यू होता तो फिर ये यही टोटल सेल्स रिसीवेबल्स होते हैं, सेल्स रेवेन्यू भी यही होते हैं, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है जी कास्ट ऑफ सेल्स। कास्ट ऑफ सेल्स में भी क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कास्ट ऑफ सेल्स 1,80,000। यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास कास्ट ऑफ सेल्स जो हमें क्वेश्चन में दी गई है 180,000। लेकिन जहन मेरे यहाँ पे भी अनग्रांटेड जो रेजिजुअल वैल्यू है वो आप माइनस कर देंगे, यानी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू, जैसे आपने सेल्स में से किया, क्योंकि सेल्स में से भी अनग्रांटेड रेजिजुअल वैल्यू माइनस किया है, तो कास्ट ऑफ सेल्स में से भी माइनस करेंगे ताकि मैचिंग हो जाए। तो यानी यहाँ पे माइनस किस चीज़ को करेंगे, 7711, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनग्रांटेड रेजिजुअल वैल्यू। जैसे हमने सेल्स में से माइनस किया वैसे ही कास्ट ऑफ सेल्स में से। तो ये है जी 180,000 माइनस 7711, 1722 एंड 89। ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, कास्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमसे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी यानी ए, वो सॉल्व होगी।
उसके बाद 10 years लीज amortization शेड्यूल और फिर प्रिपेयर ऑल लेसर्स जनरल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर। अच्छा जी, ये लीज टर्म जो शेड्यूल है वो तो हम यहाँ पे बना लेंगे। मैं जरा फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड कर दूँ, जो रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसर जो एंट्रीज होंगी, तो डेट कब से स्टार्ट है जिसकी लीज जो है मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर देते जाते हैं। नंबर 1 लीज रिसीवेबल, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था 278 एंड 072, ये डेबिट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो सेल है, सेल रेवेन्यू, वो क्रेडिट हो जाएगा। जो सेल रेवेन्यू है वो हमारे पास है 270,361। उसके बाद कास्ट ऑफ सेल्स, ये हमने अभी कैलकुलेट किए 172,289। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम उसकी वैल्यू पूरी लिखेंगे जो हमारे पास एसेट था 1,80,000। ये उसकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इनिशियल। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है ना वो रिसीवेबल है, बैंक अकाउंट डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा विद अमाउंट 40,000। उसके बाद थर्ड पे हम इंटरेस्ट के एक्रूवल की एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट रेवेन्यू। और उसके बाद हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनकम्स है अब हमारे पास। इंटरेस्ट रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, ये डेबिट हो जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कास्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे पास इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए कुछ तो डाटा है लेकिन कुछ नहीं है। तो कास्ट ऑफ सेल्स की अगर क्लोजिंग एंट्री करें तो ये है 172289, 172289। और सेल्स रेवेन्यू को भी क्लोज करें तो 278,082। ये हमारे पास अमाउंट मौजूद है, 072 है यहाँ पे, 072। लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री कंप्लीट होगी तो ये होगा। अब इंटरेस्ट की एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो हम यहाँ लिखेंगे डेट, फिर एनुअल लीज रेंटल्स, and again recovery of lease receivable and carrying value of lease receivable। तो फर्स्ट इनिशियल डेट को हमारे पास जो लीज रिसीवेबल है हमने कैलकुलेट भी किया था, ये अमाउंट है उसकी। ठीक है, अगेन हम नेक्स्ट जो है ना फर्स्ट डेट को जो भी होगी सेम उसी डेट को
जो भी ईयर है, क्या करेंगे 40,000 रिसीव करेंगे। इसमें इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का कॉलम भी नहीं बनाया, तो यहाँ पे वो बना लेते हैं इंटरेस्ट का कॉलम जो कि 10% पे है, तो यहाँ नहीं होगा। और सेम हमारे 40,000 की रिकवरी होगी, 278,072 माइनस 40,000, तो ये आ गया 238 एंड 072। उसके बाद अगेन नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट ईयर डेट को 40,000 रिकवर होगा, लेकिन अब इसमें इंटरेस्ट होगा 10%, 23807, 40,000 माइनस 23807, रिमेनिंग जो प्रिंसिपल होगा 16,193, और प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी 238,072, ये हो जाएगी 22,1879। इस तरीके से ये लीज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल जो है वो 10 ईयर्स तक आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, आखिरी जो एंट्री होगी वहाँ पर आपने देखना है, जो लास्ट होगी वो आपने करनी है एंट्री दिसंबर 31, जो भी 10th ईयर जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो होगी अमाउंट वो होगी अनरियलाइज, जो अनग्रंटेड रेजिजुअल वैल्यू। ठीक है, लेकिन लेसर क्या करता है, क्योंकि वो उसे अजम्पशन वो यही लेके चल रहा होता है कि मुझे मिल जाएंगे, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं कि वो ये लेसी से कलेक्ट कर रहा है, वो मार्केट में भी बेच सकता है। ठीक है, तो आखिर में ये बैलेंस पीरियड इसका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके जो फंक्शन होगा वो एंड पे आपके सामने आएगा 10वें इंस्टॉलमेंट के बाद। ठीक है, तो ये जहन में रखना है आपने। ये आपके पास यहाँ पे 10th इंस्टॉलमेंट। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट का हमें पता चल गया जी 23807, 23807, 23807, ये इंटरेस्ट रेवेन्यू जो एक्रूवल्स में आएगी, यहाँ पर हम उसे अब लिख सकते हैं। और अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्लोज होगा 23807 प्लस 278,072, 301,879, और लास्ट में हमारे पास एक करंट पोर्शन वाली एंट्री आ जाएगी, लीज रिसीवेबल। उसका जो करंट पोर्शन है और लीज रिसीवेबल जो हमारे पास नॉन करंट एसेट में हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 16,193, 16,193। इस तरह से हमने ईयर 1 की जितनी भी एंट्रीज हैं तमाम एंट्रीज अकाउंट फॉर कर ली जो इन द बुक्स ऑफ लेसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये सारी बातें थी जो हमने डिस्कस कर, इसके अलावा इसमें ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी देख लें, ऑल जर्नल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर, लीज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल और ये वर्क। इसी के साथ आपने एक और क्वेश्चन खुद करना है, इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है जी प्रॉब्लम 21-13 प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें तमाम चीज़ें वैसी हैं जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में की है। तमाम चीज़ें ऐसी ही हैं सिवाय एक चीज़ के कि यहाँ पर जो रेजिजुअल वैल्यू है वो क्या है, ग्रंटेड दी गई है। रेजिजुअल वैल्यू क्या है यहाँ पे, ग्रंटेड है। तो आप वहाँ पे इसकी वर्किंग किस तरीके से करेंगे ये आपने देखना है। जी, हम बात कर रहे थे कि जो ओनली डिफरेंस है वो क्या है कि ग्रंटेड रेजिजुअल वैल्यू है और उसकी वैल्यू कितना है 10,000, जो कि वहाँ पर ऐसी बात नहीं थी कि ग्रंटेड रेजिजुअल वैल्यू नहीं थी, अनग्रंटेड रेजिजुअल वैल्यू थी। बाकी क्वेश्चन में आपको कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करने अगेन लीज रिसीवेबल, सेल्स प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स।
तो लीज रिसीवेबल्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, अगेन हम देखते हैं जी हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है या एनुअल रेंटल्स है वो क्या है। हॉस्पिटल विल पे रेंट ऑफ 60,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। 1 माइनस रेट 10% है, 1.10 पावर माइनस लाइफ भी 12 ईयर है और लीज पीरियड क्या है 10 ईयर। अगेन सेम तकरीबन वर्किंग है और ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.10। तो ये फैक्टर हमने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये 6 पॉइंट समथिंग हमारे पास बन रहा था इसी तरह की वर्किंग का 6.759 6.759 और एनुअल रेंटल्स हैं 60,000। 60,000 इंटू 6.759 तो ये बन रहा है जी 405540। इसमें ऐड कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिजुअल वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, गारंटेड रेजिजुअल वैल्यू, इसकी अमाउंट कितना है 15,000 है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना बनती है ये हमें देख 5783। ये जी हमारे पास 41132 एंड 3, ये है जी लीज रिसीव। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है सेल्स के बारे में, सेल प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, यही सेल प्राइस होगी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट, $41132 कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो रेजिजुअल वैल्यू है उसकी बेस पे हम बात कर रहे हैं, ये गारंटेड है। अगर अनगारंटेड होता तो फिर हम सेल प्राइस क्या लेते, ये वाली लेते, यानी इसमें से ये माइनस कर देते जो प्रेजेंट वैल्यू है अनगारंटेड रेजिजुअल वैल्यू। ठीक है, ये बात हो गई, ये हो गई। उसके बाद है कास्ट ऑफ सेल्स। थर्ड पे उन्होंने हमसे ये पूछा कास्ट ऑफ सेल्स। तो कास्ट ऑफ सेल्स उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताई हुई है 250,000। अगर आप यहाँ देखें $250,000। तो अब इसमें भी कोई चेंज नहीं है कि, क्योंकि देखिए हमने जो रेजिजुअल वैल्यू का इफेक्ट है, जब सेल्स प्राइस पे कोई नहीं लिखा तो यहाँ पे भी कोई नहीं आएगा, ये अमाउंट ऐसे की ऐसे रहेगी। उसके बाद अगेन फिर आपने जो चीज़ें करनी है वो लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है। ठीक है, लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल और एंट्रीज करनी है, वो फिर इस बेस पे आप खुद जरा कीजिएगा ताकि आपको जरा समझ आ जाए कि ये चीज़ें किस तरीके से फर्दर अकाउंट फॉर करनी। मेन कंसर्न जो था, पॉइंट टू डिस्कस था, वो यही चीज़ें थी। होपफुली ये आज का जो हमारा लेक्चर है आपको क्लियर हो गया होगा, जो बातें थी लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो एंड हो रहा है।